के खूबसूरत रंगों को समेटकर अपनी ओक में समेटते हैं, बिखेर देते हैं हर शाम और इसी तरह हंसते गुनगुनाते खिलते खिलाते आपके साथ होते हैं बुधवार की इस शाम इवनिंग लाइव शो में। आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं हूं कारुप्रिया। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य। नमस्कार। नमस्कार। पुष्पेंद्र, हमने इतनी सारी बातें कर ली अभी सुबह शुरू में मैंने बोल दिया, लेकिन आज हम क्या कुछ करेंगे प्रोग्राम में, इसके बारे में बता दो आप। हाँ कनुप्रिया, आपने प्रकृति की बात की, तो जब प्रकृति की हम बात करते हैं तो उसी के साथ साथ एक वरदान हमें मिला है प्रकृति से, आयुर्वेद। आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में अपनी मिसाल बना हुआ है, अपनी महत्वता को रेखांकित कर रहा है। पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ मुड़ा है। उससे संबंधित एक सेमिनार दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी झलकियां हम देखेंगे और उसी के साथ हमारी आज की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है तनाव। तनाव से हम कैसे बचें, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद और डॉक्टर शिखा कपूर। बिल्कुल। और हमने जैसे कहा कि कार्यक्रम में कुछ खास बातें भी होती हैं, तो आज हम एक खास मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। दूरदर्शन के परिवार का एक हिस्सा रह चुके शरद दत्त जी, जिन्हें अगर हम कहें पुष्पेंद्र की, वो एक दूरदर्शन की एक हिस्ट्री का भी एक हिस्सा है। हमारे साथ एक निर्माता के रूप में कितनी बार हम उनसे मुलाकात करते रहे, लेकिन आज हम मुलाकात करेंगे एक लेखक के रूप में। हाल ही में उनकी जो पुस्तक है कुंदन, जो कुंदन लाल सहगल जी के ऊपर है, उसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस पर खास चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से यह किताब रची गई। जी, और आज आप जानते हैं आज है बुधवार। बुधवार यानी आज का हमारा सेगमेंट होता है करियर को लेकर, और करियर का हमारा विषय है एविएशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। आप हमसे हमारी काउंसलर प्रीति श्रीवास्तव जी से बात कर सकते हैं 5:45 के आसपास। हमारा स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 23097532 23097532। और याद रखिए, अगर आप मोबाइल या दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना मत भूलिएगा। बिल्कुल, लेकिन ये तो थोड़ा कार्यक्रम में आगे होगा। अब वक्त है कि मुलाकात करें आज की हमारे खास मेहमान से। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा खूबसूरत सा चेहरा, एक प्यारी सी आवाज, मीठी सी आवाज, जिन्हें कुछ साल से हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में एक बार फिर वो हमारे सबके सामने है। दुर्गा जसराज। दुर्गा, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस लाइव शो में। और अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि दुर्गा वो शख्सियत है जिन्होंने अंताक्षरी को एक नई अदा दी थी, नई दिशा दी थी। उसके अलावा कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और अब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आ रही हैं। तो दुर्गा, बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत आपका दुर्गा जसराज जी हमारे कार्यक्रम में। एक संस्कृति की, एक अदब की, साहित्य की एक विरासत, और जिसको कहें कि कला की एक विरासत आपको मिली है अपनी 3 पीढ़ियों के नाते। जसराज जी, उससे पहले भी शांताराम जी, और अब आप हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं। तिरंगा का जो प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर आजकल आप चर्चा में हैं, तिरंगा के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या है ये और किस तरह आपने इसको करने की प्रेरणा आपको मिली, कैसे आपने सोचा इसको करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप लोगों ने मुझे यहाँ सब लोगों के सन्मुख होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तिरंगा की जहाँ तक बात है, एक्चुअली कभी कभी बहुत जब तीव्र पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ से इंसान गुजरता है, डिप्रेशन से गुजरता है, तो कुछ एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है। मेरे साथ तो खैर ये हुआ कि जब अहमदाबाद में जो राइट्स हो रहे थे, उन्हें जब मैंने टेलीविज़न पे देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, या इसे ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, पुलिस को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन हम अपने आप से कभी ये सवाल नहीं करते कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हम सबको इस तरह सशक्त बनाया कि हर कोई कुछ न कुछ करके किसी भी कॉज या किसी भी विषय को लेके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कल्चरल और आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में ये सोच आई कि मैं तिरंगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट करूँ जो म्यूजिकल और पोएटिक डिपिक्शन है हमारे नेशनल फ्लैग का। और मुझे ये बताया गया कि वर्ल्ड में ऐसा कभी किसी फ्लैग को लेके कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। तो क्या है इसमें दुर्गा, जो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सर्ट है या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्सर्ट, जो कि आप विदेशों में भी लेके गई हैं, दुबई से और यूएस से आ रही हैं आप, और अब दिल्ली पहुंची हैं। 31 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे आप श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। जी, तो ये बताइए क्या होगा इसमें। सबसे पहले 31 अगस्त को हम लोगों के बीच में नेशनल फ्लैग डे को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2003 में जब हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था तो उन्होंने हमें पार्लियामेंट में इनवाइट किया था
नेशनल फ्लैग डे को रिवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि फ्लैग डे को आप लोग मनाएं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हमने 8 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ऑन इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग, कि 1906 से लेकर 1947 तक फ्लैग कैसे कैसे उसने अपने रूप बदले हैं, उनके पीछे कौन कौन लोग थे, उनके क्या इन्फ्लुएंसेस थे। उसके बाद सबसे पहले कविता आती है ऑरेंज पे, और लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे तिरंगा के रंग है और अशोक चक्र का जो चिन्ह है, इन्हें मजहब से ना जोड़े। तो उसके मैसेज हम कोई नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऑरेंज स्टैंड्स फॉर पावर, लाइट एंड एनर्जी, व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड यूथ, prosperity, and Ashok Chakra is a symbol of the golden era of India, जो पास से आ रहा है, प्रेजेंट से गुजरता हुआ फ्यूचर में जा रहा है। तो प्रोग्रेस ये कंटिन्यूस है और गोल्डन ईरा भी प्रोग्रेसिव है, मोमेंट है। तो इसको म्यूजिक से डिपिक्ट करते हैं, पोएट्री के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री 8 मिनट की खत्म हो जाती है, जो ओरिजिनल फुटेज से बनाई है हमने, सबसे पहले कविता, सारी कविताएं जावेद अख्तर साहब ने लिखी हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं स्टेज पे। तो सबसे पहले कविता ऑरेंज पे आती है, उसका म्यूजिकल डिपिक्शन पंडित जसराज जी करते हैं, जो मेरे पिता और गुरु हैं। फिर वाइट पे पोइट्री आती है, उसका म्यूजिकल डिपिक्शन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया करते हैं। फिर ग्रीन पे पोइट्री आती है, तो उसका म्यूजिकल डिपिक्शन मैंडलिन यू श्रीनिवासो, जो साउथ के बहुत दिग्गज कलाकार है, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रीन इज ऑल्सो सिंबलाइजेज यूथ, तो वो युवा माइस्ट्रो है, जो सबसे कम उम्र में म्यूजिशियन है, जिनको पद्मश्री मिली है। और फिर अशोक चक्र, जो एक मैंने कहा कि मोमेंट है, टाइम साइकिल है, तो उसको रिदमिक एक्सप्रेशन में पंडित विजय घाटे, भवानी शंकर और एसपी रमनी प्रोड्यूस करते हैं। तो दुर्गा जी, क्या ऐसा हम समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि जैसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा एक जन जन का और एक एक व्यक्ति के हृदय को छूने वाला एक गीत हुआ था, उसी तरह का कुछ आगे की तैयारी की तरफ आप बढ़ी हैं? अब ये नहीं पता कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी और क्या करूंगी, लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि फिलहाल तिरंगा बहुत देश विदेशों में बहुत पॉपुलर हो चुका है और बहुत जगहों से हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। लेकिन कोशिश जरूर ये है कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं आज एक 8 साल की कंपनी चला रही हूँ, आर्ट एंड आर्टिस्ट उसका नाम है, और उसमें एक तिरंगा एक प्रोजेक्ट है, इंडियन म्यूजिक एकेडमी एक प्रोजेक्ट है, पंचतत्व सेलिब्रेटिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, म्यूजिकल अवेयरनेस टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के। कोशिश जरूर ये रहती है कि एंटरटेनमेंट के जरिए हम कुछ सब्सटेंस दे जाए, कुछ इस तरह से लोगों को बात दिल में और जहन में रह जाए, जिसका शायद उनके आने वाले टाइम में उनको उसका उपयोग हो। दुर्गा, आपने बहुत खूबसूरत बात से शुरू की थी कि जो हो रहा होता है, जब तब हमें एहसास नहीं होता कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ठिठक के रुक के एक पल करने की कोशिश करें, जैसा कि आपने किया, तो ये जो आपने, और जैसा कि अभी पुष्पेंद्र ने कहा भी कि परंपरा है आपकी, आप पूरे उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं, तो राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल म्यूजिक है या हमारा जो संगीत है, जो भारतीय संगीत की हम बात करते हैं, आपने कई तरह के प्रोग्राम्स की बात की है, कई तरह के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें जो क्लासिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें किस तरह के प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे उनके लिए वो आज ये लगता है कि शायद थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ऐसा कुछ आप प्रावधान कर रहे हैं, कुछ ऐसा आगे बढ़ाने की? जी, मैं बताऊं, शायद जगह इसलिए कम पड़ रही है क्योंकि आज जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है, बल्कि बहुत तादाद में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और उसके लिए हम लोगों ने, जो आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस के लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडियन म्यूजिक एकेडमी, वो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उससे लॉन्च किया था लास्ट ईयर। उसमें संगीत के जितने दिग्गज कलाकार हैं वो सारे एक साथ जुड़ गए हैं। अगर मैं नाम लूँ तो शायद 4-5 मिनट आपके चले जाए, लेकिन फाउंडर पेट्रन मेरे पिता है, ऑनररी पेट्रन्स पंडित रविशंकर जी, लता मंगेशकर जी हैं, की पेट्रन्स में जावेद अख्तर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, आशा भोसले, लुई बैंक्स, प्यारे लाल, डॉक्टर भाला मुरली कृष्णा, डॉक्टर लालगुड़ी जयरामन, तो ये सारे, और भी अगर मैं उस्ताद अमजद अली खान, तो ये सारे जो लोग हैं, और प्लस 1000 म्यूजिशियंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और निश्चुल्क मेंबरशिप है, इसमें कोई नहीं, जिसमें सोनू निगम से लेके शंकर महादेवन से लेके जतिन ललित से लेके संजीव अभ्यंकर से लेके जो परफॉर्मिंग म्यूजिशियंस हैं, रिकॉर्डिंग म्यूजिशियंस हैं, फोक म्यूजिशियंस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। The important thing is that we are doing a concert series.
इसमें यंग माइस्ट्रो को हम प्रेजेंट करते हैं और हम लेजेंडरी आर्टिस्ट को उसके बाद रखते हैं। निश्चुल्क कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। पिछले साल हमने 12 कॉन्सर्ट किए, इस साल हम 24 कॉन्सर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से 10,000 से कम लोग नहीं आते हैं। दुर्गा जी, बहुत कुछ आप सुंदर, हमारे बहुत दर्शकों सुंदर, को कुछ लेकिन सुनाना हाँ, चाहेंगे, उसकी बिल्कुल कुछ नहीं, पंक्तियां क्योंकि या ये कुछ? क्योंकि आप जो कलाकार हैं, जो आपको एक पर्दे में जब पर्दे के सामने देखते थे लोग और आज भी बहुत फैंस हैं आपके, तो उनको हम निराश नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आपको भी कुछ गुनगुनाना ओह पड़ेगा। गॉड। चलिए, तिरंगा की बात हो रही है और कुछ हम लोग इंडिया का 60th ईयर इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं वंदे मातरम गा देती हूँ अगर। स्वागत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। बहुत खूब, सुंदर, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। बिल्कुल इसी मोड़ पर और इस वंदे मातरम से हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी शुभकामनाएं, जो एक शुरुआत आपने की है और जिस भी तरीके से आप इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आपका भाव, आपकी ऊर्जा बिल्कुल। बनी रहे और आप आगे बढ़ें। आप हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मैं सारे दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि वी नीड योर ब्लेसिंग्स, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत इस प्रेरणादायक जो मुलाकात के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आज के इस दौर में पुष्पेंद्र, अगर हम देखें तो जिंदगी इतनी तनावों से भरी है। खैर, हमने कहा कि ये एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जो इस यंग एज में भी कितना कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन आज के इस दौर में पुष्पेंद्र, हम कहीं होलिस्टिक जो है ना, पूरा जिंदगी जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमारे जीवन की एक अनिवार्यता है, उसके बिना काम चलने वाला भी नहीं है। तो चलिए एक खास रिपोर्ट देखते हैं पहले कि किस तरह से होलिस्टिक जो हमारा इम्प्रूवमेंट है, जो किया जाना चाहिए, वो कैसे हुआ। एक पूरी रिपोर्ट आपके लिए। मैनेजमेंट एवं पर्सनल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा 24 व 25 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अरावली गोल्फ क्लब फरीदाबाद में किया गया। विषय था तनाव मुक्त प्रबंधन एवं आनंदित जीवन शैली। Mr. Puri, we are indeed living in an era of globalization, as all of us knew. Then we are in an age of knowledge and information explosion. Then cutthroat business competition, as you know. Razor sharp customers, they're very, very intelligent now, including us, all of us. We are customers, we are also the sellers, but we are all customers and we all are intelligent. स्ट्रेस होता है तभी हम जीवन में कुछ करते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके स्ट्रेस को हम लोग कम कर सकते हैं। स्ट्रेस एक तरह से बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिससे आम आदमी की परेशानी और जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का सहारा लिया लोगों ने और उसमें बहुत अच्छे ही परिणाम सामने आए हैं। स्ट्रेस का रोल बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में भी होता है। कई सारी साइकियाट्रिक बीमारियां का चांसेस स्ट्रेस के कारण बढ़ सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। लोगों के अंदर भाग दौड़ की इतनी फास्ट जिंदगी होते हुए और लोगों के अंदर ये भी नहीं पता लगता है कई बार कि उसको कब तनाव पैदा हो जाता है। उस तनाव को दूर करने के लिए कई बार तो महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा तनाव है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, उसको आदमी को नहीं महसूस होता है। इन सब को दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इससे लोगों को ये भी नहीं पता लग पाता कि किस समय वो किस तरह से एकदम से उसको छुटकारा भी ले लेता है। The stress becomes how you are managing your stress, that is what is coming. Because there is a cutthroat competition these days. There is a high demanding
people want, every industry wants a challenges. Because of the so much cutthroat competition, these challenges are very high. And these challenges have to be met. But not like blue line buses doing there in Delhi and killing lot of people. You have to manage your stress within yourself and with the help of others. These programs are normally organized to give you help so that you take certain steps which help you in solving this problem. Now I will like you to get some relaxation technique which I will now follow. First, make yourself comfortable. Please sit comfortably so that you can sit for 10 minutes. Now kindly close your eyes for 10 minutes. Gently think yourself, just calm yourself. Come within yourself. Now I am going to carry out a self-relaxation technique that is known as Yog Nidra. You look into you by your mind, not by eyes, by your mind. You look to your right leg, thumb, and try to relax your thumb of the right leg, foot. Even if you require a little shaking, you can shake. Relax your other fingers of the right foot. Knee is relaxed. Feel it, it is getting relaxed. Your thigh is relaxed of the left leg. Now you come to the right hand. Your right hand palm is relaxed. Fingers are relaxed. Whenever required, you can little shake, not much, little shake. और अब इस वक्त खास हमारे साथ दो मेहमान हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए कि जिस बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हमने देखा कि ये प्रोग्राम किया गया था और किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है और किस तरह से होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात की गई थी। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं शिखा कपूर जी हैं जो कि कॉर्पोरेट रिलेशंस की के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी रह चुकी हैं लेकिन इस वक्त होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करती हैं और हमें बताएंगे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर विनोद जी, आप पूरी दुनिया में, पूरे देश में शांति, प्रेम और अच्छे जीवन कैसे जिया जाए इसकी एक ऊर्जा लेकर आप घूम रही हैं। आज जो तनाव भरा हमारा जीवन है और जितना भी समस्याएं हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, एक सामान्य व्यक्ति उनसे कैसे उबर सकता है या उनको कैसे पहचान सकता है? कई बार पहचान भी नहीं हो पाती, हमें दिक्कत होगी, तो उनकी समस्या का समाधान तक हम पहुंचे कैसे? तो ये आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर। ये आपने बहुत सही बात कही है कि जब हम तनाव में होते हैं तो कई बार हम अपने तनाव को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ये अक्सर हमने देखा है कि हम किसी को बोलते हैं कि अरे आप कुछ तनाव में लग रहे हैं, तो हमें तो कोई तनाव नहीं है, लेकिन आप उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि वो तनाव में है। तो जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सजगता बहुत कम हो जाती है, आपकी अवेयरनेस बहुत कम हो जाती है। और चूंकि हम में से सब लोग जानते हैं कि तनाव में रहना सही नहीं है और हमें सहज होना चाहिए, हमें चीज़ों को मन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सब होता है जो हम नहीं करना चाहते। तो मन का ये स्वभाव है कि मन को मन के द्वारा नहीं संभाला जा सकता। बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सबको ये सिखाया है कि मन को संभालने के लिए आपको अपने श्वास की जरूरत है। जी। जिस तरह से हम श्वास लेते हैं रोज, वो बहुत ही साधारण और शैलो श्वास लेते हैं, उसी श्वास को हम सजगता से लें जिसको प्राणायाम कहते हैं। और उन्होंने एक प्रक्रिया बताई है सबको जिसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया। जी। उसमें हम श्वास को 3 तरह के लय में लेते हैं।
डेफिनेटली, और इसके बारे में हम और जानेंगे आपसे कि किस हाँ तरह से इसे अपनी डेली दिनचर्या में भी इस्तेमाल हाँ हम कर सकते हैं। शिखा जी, आप तो कॉर्पोरेट रिलेशंस की डायरेक्टर हैं, यानी कि सबसे ज्यादा तनाव तो आपको फेस करना पड़ता होगा और आपको सबका तनाव दूर करना भी पड़ता है, हाँ क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेसिक आज के इस दौर में अगर हम देखें, आप कैसे अचीव करती हैं? देखिए, मेरा स्टिंट एक्चुअली मैं मास्टर्स हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से 1990 में मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस में थी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने स्लम्स में काम किया है, उनके इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट में। तो मेरा लिंक सोशल वर्क से शुरू से था। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई फरीदाबाद में और उसके बाद मैंने आयशर ट्रैक्टर्स ज्वाइन किया। आयशर ट्रैक्टर्स में मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में ज्वाइन किया और वहां मैंने देखा, मुझे आयशर से जो मिला है। शिखा जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि तनाव के कारण आज की दिनचर्या में क्या है और उनको एक सामान्य व्यक्ति हमारे शो को देखने के बाद कैसे पहचाने और कैसे उनको दूर करें, प्लीज। एक्चुअली जो तनाव कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हम देखें तो तनाव है कंपटीशन। हर आदमी एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बनना चाहता है और बढ़ने के चक्कर में जो उनके सहयोगी हैं वो उनको खींचते हैं नीचे की तरफ। जो ये रीजन होता है कि आदमी आगे बढ़ना चाहता है, उसको लोग खींचते हैं नीचे की तरफ, वो संभल नहीं पाता। और ये है कि आगे बढ़ना चाहता है। आजकल लोग पैसे की होड़ में जा रहे हैं। ये होड़ आदमी को कहां तक ले जाएगा? हर आदमी एक कैरियर अगर प्लान करे कि मैंने 5 साल में ये अचीव करना है और मैं अपनी SWOT एनालिसिस करे, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये अपने इंट्रोस्पेक्शन करे कि मेरे में क्या खामियां हैं जो मैं इम्प्रूव ये करूं। पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ेगा हर कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा है। लेकिन आप पे आते हैं दोबारा डॉक्टर विनोद की, आपने कहा कि ये जो दिनचर्या में अगर हम ये जो पूरा सांस का जो प्रोसेस है, अगर हम मॉर्निंग से ही शुरू कर लें तो SWOT एनालिसिस तक जब हम आएंगे तब तक हम काफी हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुके होंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि इसको डेली किया जाना चाहिए, जिस भी प्रक्रिया की आप बात कर रही हैं, और ये कितना हेल्पफुल रहता है दिन भर की इस तरह की जो टेंशन की हमारे सामने बात आई है उसको मैनेज करने में? हाँ, आपके सवाल बहुत ही जायज़ हैं। देखिए, जैसे कि हमारा शरीर रोज़ गंदा होता है, उसी तरह से हमारे मन भी रोज़ गंदा होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। कुछ के साथ हमारा अच्छा चलता है, कुछ के साथ नहीं अच्छा चलता है। तो मन में ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो आती रहती हैं। तो जैसे हमें शरीर साफ करने के लिए रोज़ नहाना पड़ता है, उसी तरह से हमें मन को साफ करने के लिए रोज़ ये ब्रीदिंग प्रोसेसेस या ध्यान, योग, ये जितने भी हमारे एज ओल्ड मेथड्स हैं, इनको रोज़ प्रक्रिया करना ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि आज के जीवन में किसी को समय की, हर आदमी को समय की कमी रहती है, तो हम जब भी उनको ये बोलते हैं तो सब ये कहते हैं, अरे हम समय कैसे निकालेंगे जी। तो श्री श्री रविशंकर जी ने जो प्रक्रियाएं बताई हैं, उनके लिए आपको केवल 20 या 25 मिनट का समय चाहिए जो आप अपने को देना है जी। और उस 20 और 25 मिनट के समय देने में आपका सारा दिन इतना सुंदर बीतता है। डेफिनेटली ये एक कि हम अपने पर्सनल काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। शिखा जी, इंटरपर्सनल की बात आती है, जब कॉर्पोरेट में है, जब कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, और जैसे कि आपने कहा जेलसीज हैं, लाइक एक दूसरे की टांग खींचने की बात है, हाउ टू हैंडल दैट, उसको आप कैसे कहेंगे? उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज, एक तो हमने किया कि अपने ऊपर काम किया, दूसरा उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि आदमी की पर्सनालिटी उसका डिपिक्शन है स्ट्रेस के लिए। अगर वो पर्सनालिटी ए है और पर्सनालिटी बी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में लेते हैं, उसमें एक होता है आपका एग्रेसिव बिहेवियर, एक होता है पैसिव बिहेवियर। बट हमारा बिहेवियर होना चाहिए असर्टिव, दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरपर्सनल रिलेशंस। पैसिव मीन्स आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, कि मैं अपने आप को त्याग रहा हूं। और एग्रेसिव हुआ कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। बट हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, दैट इज असर्टिवनेस। तो अगर आप अपना बिहेवियर, अगर आप में विल है, डिटर्मिनेशन है, इसलिए मैंने ये हर एक पार्टिसिपेंट्स को दिया है, यस आई कैन। अगर आप में विल है, क्षमता है करने की,
तो क्यों नहीं आप कोई चीज अचीव कर सकते? तो स्ट्रेस आपको कभी नहीं आएगी। स्ट्रेस आपको आती है आपके फिजिकल सेंस में, फिजिकल, मेंटल, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपका मन कहता है कि आपको फिजिकल इलनेस है। तो यही मेरा एक्चुअली रिसर्च है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, एंड एनालिटिकल स्टडी ऑन रोल स्ट्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रोग्राम के दौरान मैंने जो अपने पार्टिसिपेंट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट किया, जिसमें उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी, उनकी सेल्फ असेसमेंट और उनकी हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, उसके ऊपर आप अपने को पोटेंशियल आप में कितना है कि आपको एनवायरनमेंट तो नहीं अफेक्ट कर रही ज्यादा। सी, एक होता है एरिया ऑफ कंसर्न। अब एक सर्कल में एरिया ऑफ कंसर्न है और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मींस आपकी सोसाइटी आपको इफेक्ट कर रही है। एरिया ऑफ कंसर्न मतलब आप हैं, जितना आपको इफेक्ट करेगी उतना आपका एरिया ऑफ कंसर्न छोटा होता जाएगा, उतना ही आपकी सेल्फ एस्टीम छोटी होती जाएगी, उसी में आपको स्ट्रेस आएगा। शिखा जी कह रही हैं अब त्याग की बात, और किस तरह से हम खुद को जब केंद्र में लेते हैं तो उससे तनाव पैदा होता है। आर्ट ऑफ गिविंग की बात करती हैं, लेकिन आप दुनिया में करती हैं आर्ट ऑफ लिविंग की बात। तो ये आर्ट ऑफ गिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग रूट्स वही जा रहा है आपकी तरफ, त्याग, समर्पण, जो एंशिएंट साइंसेज हैं, जो प्राच्य विद्या, भारत की जो धरोहर है। पूरी दुनिया में आप घूमी हैं, भारत में भी गई हैं। क्या लगता है दुनिया में पहुंचकर बाहर के देशों के बारे में और भारत के बारे में, कि क्या तनाव के मामले में हमने उनसे कुछ सीखा है, या हमारा त्याग, समर्पण, भक्तिभाव और ध्यान इसकी प्रेरणा वो ले रहे हैं? क्या कहती है? देखिए, जो मैंने देखा है, मैं बहुत देशों में घूमी हूँ, कि हम बाहर से ज़रूर अलग अलग दिखते हैं, हमारा पहनना डिफरेंट हो सकता है, हमारा खाना अलग हो सकता है, लेकिन मन सबका एक ही जैसा है। मन में जो नकारात्मक भावनाएं आती हैं या सकारात्मक भावनाएं आती हैं, वो सबके अंदर वैसी की वैसी हैं। हम उनको त्याग का नाम देते हैं, उन लोग कुछ और नाम देते होंगे, लेकिन भावनाएं सबकी बराबर हैं। तो इसलिए ये जो श्वास की प्रक्रिया की जो मैं बात कर रही थी, वो पूरी दुनिया में लागू होती है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, सिर्फ विदेश में नहीं, वो सबके लिए लागू होती हैं और सबके मन को वो स्वच्छ करती हैं जी। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है अब इतनी पॉपुलर हो गई हैं। अभी तो 144 कंट्रीज में ऑलरेडी इनका डेफिनेटली डॉक्टर, जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से ये हेल्प कर रही हैं आज के इंडिविजुअल को, मेट्रोपॉलिटन जो लोग हैं। शिखा जी, आपने अपने पूरे जो करियर में कितने लोगों से वाबस्ता हुई हैं, आप जो स्ट्रेस से गुजरते हैं, जब ये लोग इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग या कुछ इस तरह के प्रोसेसेस से, या जो आप लोगों ने भी तय किया है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब उससे व्यक्ति गुजर के आता है, तो उसमें और उससे पहले में कितना अंतर आपने पाया है और कितना जरूरी है आज के इस दौर में? देखिए, मैं जब आयशर में काम करती थी तो मैं वर्कर्स वेलफेयर भी देखती थी, क्योंकि एचआर मतलब आईआर और वेलफेयर ऑल्सो जी। तो वेलफेयर में आपको एक अपना स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ, ये रियल लाइफ स्टोरी है कि मैं अपने शिखा जी, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, मैं आपको ऐसे बताती, प्लीज। मैं ये आपको बताऊंगी कि हमारा एक वर्कर था, वो बीके हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे यूनियन लीडर का फोन आया कि मैडम आप जाके बात करिए। मैं आपको बोलूंगी, एक्सट्रीम केस ऑफ स्ट्रेस में वो आदमी अपना स्पीच भूल चुका था और पैर चलने की ताकत। तो साइकेट्रिस्ट की मैंने हेल्प लेके 6 महीने में वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस था। दैट हेल्प्ड मी कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की ट्रस्ट ली। यानी कि लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास के भरोसे, प्रेम के भरोसे हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं और लोगों के जीवन से तनाव को मुक्त कर सकते हैं। एक और आप हमारे बीच, हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, यहाँ हमारे देश में आज आप पेपरों में देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स भी मर गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि एनजीओज आए आगे, साइकेट्रिस्ट आए और अपने मॉनेटरी सोर्सेज को नहीं देखे, सोशल वर्क के लिए आगे आए। मैं एक एनजीओ खोल रही हूँ। हम समझेंगे, हम शिखा जी, हम चाहेंगे आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, वो फलीभूत हो और लोग आपके विचारों को माने और तो मैं आगे आए। आप हमारे बीच आई, हमारे समय की एक चीज मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुझे अप्रोच करे। मेरा नंबर है 9810496861। मेरी वेबसाइट है shikhakapoor.com।
मेरे को प्लीज अप्रोच करिए, मैं ये एक नए काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और आप दोनों आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जी, डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आज के हमारे वक्त में हो कई चुका बार है। जब अनचाही चीजें भी अपने ऊपर आने लगती है, तब भी एक तनाव, अच्छा, और जैसे अदृश्य हमने तनाव पैदा शुरू होता में बात की थी प्रकृति की, पुष्पेंद्र अगर याद होगा तो आयुर्वेद जो है वो भारतीय सभ्यता का एक ऐसा प्रतीक है जिसने आज के दौर में भी जो बाकी मेडिसिन या बाकी स्ट्रेस की या बाकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स आ रखी हैं उसे हमें दूर करने में काफी प्रभावी है। आयुर्वेद पर एक खास कार्यक्रम हुआ था, आइए उसी की एक रिपोर्ट देखते हैं। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने जीवन को उसकी प्रकृति के अनुरूप सुव्यवस्थित कर सकते हैं। शरीर, मन और ऊर्जा को आयुर्वेद के माध्यम से एक लय, एक सुर में पिरोया जा सकता है। आज के जीवन में आयुर्वेद एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभरा है। रोगियों द्वारा आयुर्वेद को सहज ढंग से अपना लेने के कारण एक और जहां इसके चिकित्सकों को अपना कार्य करने में सुविधा का अनुभव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता भी बढ़ी है। आयुर्वेद आज चिकित्सक एवं समाज के बीच एक सशक्त सेतु बन चुका है। हमारे देश के विशेषज्ञों को बाहर भेजा जाए, चाहे वो सिद्धा में हो, आयुर्वेदा में हो, योगा में हो, ताकि उनके यहाँ के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो पिछले 3 सालों से हमने अपने विशेषज्ञों को आयुर्वेद क्षेत्र से भेजा हुआ है यूएस, जर्मनी और कुछ दूसरे देशों में, ताकि वहाँ जाकर के वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को आयुर्वेदा के बारे में प्रशिक्षण दें, उनके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में उनको बताएं, और जो विशिष्ट कुछ प्रणाली हैं उसके बारे में भी उनका ओरिएंटेशन किया जाए। This council are having many mandates. The main mandate is to formulate, propagate the research in Ayurveda and Siddha. Our research areas are starting from the basic research, literature research, the research in the basic sciences, research in drug development, then research in RCH, that is reproductive child health, then research in nutraceuticals, then medical plant survey, and to collect, validate the folk claims from tribal areas, and we have got the research to standardize the instruments of manufacturing of the medicine. Then we are standardizing the instruments of Panchakarma through which the therapy is given. Ayurveda works on both the health, both the sides of health, that is restoration as well as maintenance of health. जहाँ पर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होता है, लेकिन अगर इसके अदर एस्पेक्ट है जैसे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन चीज़ों को अगर डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया जाए या एजुकेशन में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, स्कूलिंग में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, जो उनका डेली जैसे फूड है, जैसे सीजनल वेरिएशन के हिसाब से लिविंग है, जो चेंजेस बताए हैं, तो इस चीज़ से मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को बहुत प्रमोशन मिलेगा। ये चीज़ इजीली एसिमिलेबल है लाइफ के लिए, और स्पेशली इंडियन कल्चर के लिए, जहाँ पर वेरी किचन जो हमारा रसोई घर है वहीं से आयुर्वेद की शुरुआत हो जाती है। हमारा परिषद जो है इसमें 4 प्रकार का रिसर्च होता है। नंबर 1 में है जो है लिटरेरी रिसर्च। हमारे कई पांडुलिपियाँ आयुर्वेदिक शास्त्र जो है ताड़पत्र में और कहीं रखा गया है, वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हम इसको प्रकाश करने के लिए एक लिटरेरी रिसर्च स्कीम रखे हैं। इसके अतिरिक्त एक है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें कि हम पेड़ पौधों का पहचान करना और उनमें क्या केमिकल कंटेंट है, किस लिए काम दे रहा है, उसका आइडेंटिफाई करना और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना और इससे कैसे लार्ज स्केल में दवा बनाना, ये ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन का काम हो रहा है। फिर तीसरे में हमारा क्लिनिकल रिसर्च भी चल रहा है, जिसमें कि जो बीमारियां ज़्यादातर कोई एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं होते हैं, उसमें हम क्या क्या दवा, नई दवा इफेक्टिव होगा उसका खोज करते हैं। उसमें मेडिसिन भी है, ये सर्जरी मेथड में जैसे हमारा एक खैरासूत्र है, ये पैरासर्जिकल मेथड है, लीच थेरापी है, और इसके अतिरिक्त भी हम कॉस्मेटिकोलॉजी में भी रिसर्च करते हैं और न्यूट्रिशन में भी रिसर्च करते हैं, और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो हमारा पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है उसमें कई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, वो कैसे कैसे नए डिजाइन में अवेलेबल होगा उसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं।
इवनिंग लाइव शो में कुछ खास लम्हे, कुछ खास वक्त ऐसा होता है जो इतिहास का एक पन्ना बन जाते हैं। पुष्पेंद्र, आज भी अभी भी कुछ ऐसा ही वक्त है, क्योंकि आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो हमारे दूरदर्शन के परिवार का हिस्सा है, रह चुके हैं। कितने ही रूपों में हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं, एक निर्देशक के रूप में, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमने उन्हें देखा है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ उन्होंने हमें दी हैं। उसके अलावा हमारे साथ हर बार रहे हैं, और आज हमारे साथ एक लेखक के रूप में हैं शरद दत्त जी। आपका हार्दिक स्वागत है शरद जी प्रोग्राम में। और आपको बहुत बहुत हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, जो पहले सिंगिंग स्टार माने जाते हैं भारतीय सिनेमा के, कुंदन लाल सहगल जी। उनके ऊपर जो इतनी बड़ी रिसर्च करके, इतने सालों की रिसर्च की आपने, और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया उस पुस्तक को कुंदन, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो पीछे पन्ने पलटे और वो जो पूरा सफर था कुंदन को सामने लाने का, उसको थोड़ा साथ मिलकर चलते हैं। और साथ साथ कनुप्रिया, शरद जी ने एक और खास काम किया कि एक बहुत साधारण विषय को, जिसको हम समझते थे कि सिनेमा के बारे में लिखा जाना बहुत हल्की बात होती है या हल्के ढंग से, लेकिन जिस गंभीरता जो आपने उसको बख्शी और जिस ऊंचाई तक आप ले गए, ये अपने आप में एक मिसाल बनी। और पहली बार रिसर्च के रूप में आपने उसको दिया, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस पर शोध करेंगे, जो जिस तरह की पुस्तक आपने लिखी है। तो इसकी प्रेरणा कैसे मन में खाका बना, और अभी भी आप जुटे हुए हैं बहुत से विषयों को करने में? देखिए, 1957 में सहगल की 50वीं पुण्यतिथि थी, और उस अवसर पर मुझे दूरदर्शन के लिए एक वृत्त चित्र बनाना था। और उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के सिलसिले में जब हमने देखा कि सहगल साहब पे क्या मटेरियल अवेलेबल है, तो ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी मटेरियल ही नहीं है, और जो है भी वो प्रमाणिक नहीं है। तो हर डॉक्यूमेंट्री जो भी टेलीकास्ट होनी थी एक फिक्स डेट पे हो गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये ख्याल रहा कि उनकी जीवनी पे एक कुछ काम होना चाहिए। तो ये वहाँ से उसे आप कहते हैं कि बीज एक हुआ, और बाद में वो बनते बनते बट वृक्ष ही बन गया, ये समझिए। बिल्कुल एक बहुत लंबा सफर। हाँ, ये इसमें लगभग 5-6 साल लगे, क्योंकि एक तो सहगल साहब की 2004 में जन्मशती मनाई जानी थी, और उनके साथ जो 100 वर्ष के होते, अगर हमारे साथ होते, अगर जिंदा होते तो उनके साथ जो लोग थे, जाहिर है कि उन लोगों की उम्र जो थी 80 साल 85 साल। बल्कि जम्मू में तो एक साहब से मेरी भेंट हुई जो 94 वर्ष के थे, उन्होंने सहगल को रामलीला में सीता करोल करते हुए भी देखा था। तो लगभग कुल मिला के 80 से 85 में ऐसे लोगों से मिला जो सहगल साहब को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनके साथ गाने लिखे, जिन्होंने उनके साथ संगीत दिया। तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस पर आधारित। तो दूसरा ये था कि जो चीज़ें देखने में आ रही थी कि सहगल साहब के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही जा रही थी जो कि बिल्कुल बाद में कपोल कल्पित लग रही थी। वो लग रहा था हाँ, कि जैसे सबसे बड़ा यही था कि वो पी के गाते थे। अब जब वो देखा तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके साथ उनके दोस्त के.एन. सिंह से मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई। तो के.एन. सिंह कलकत्ता में न्यू थिएटर्स में उनके साथ थे, फिर बम्बई में भी उन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही एक सोशल ड्रिंकर थे, शराब पीते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बेसुध हो जाएं या गाना नहीं गा सकते। और एक जी.एन. जोशी जो HMV में साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सहगल साहब के साथ मैंने जब रिकॉर्डिंग की 1938-39 में कुछ प्राइवेट गाने रिकॉर्ड किए कलकत्ता में, तो वो आते थे, उनके पास 1-2 ड्रिंक्स होते थे। वो कहते थे कि जोशी ये संभाल कर रखो, जब मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करके आऊँगा तो मैं तुमसे ले लूँगा। तो देखिए अपने आप में दोनों कंट्राडिक्शन है। बिल्कुल इतना वो। शरद जी, एक बात आपकी लेखनी के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर किताब खुलती है तो वो पढ़ते ही जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये कहानी चल रही है, सब कुछ आंखों के सामने होता जाता है। इतना सहज आपने लिखा है, जो भी पूरी किताब है। ऋतु आए ऋतु जाए, अनिल बिस्वास जी के ऊपर जो किताब थी, जिसके लिए भी आपको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, वो किताब भी मैंने पढ़ी है। तो उसमें भी ऐसा ही था कि लगता था कि बिल्कुल कहानी हमने जो है हमारे सामने आ गई है। उसमें तो आपके साथ थे, आपने वक्त गुजारा था अनिल जी के साथ, आप जानते थे उनको। तो यहाँ एक व्यक्ति को जिसको आप जानते भी नहीं थे, मतलब जो भी अवधारणाएं भी थी इतनी, ऐसे में इतना सहज, ऐसे लगा कि किसी मित्र के बारे में लिख रहे हैं आप। ये मित्रता कैसे हुई? ये हो सकता है कि ये एक स्टाइल या शैली कह सकती है जो मैंने अपनाई। जैसे अनिल दा की जो जीवनी थी, इसमें कोई शक नहीं, वो उस वक्त जिंदा थे और उनसे बहुत लंबी मेरी बातचीत हुई जो महीनों चलती थी। तो अनिल दा का ये था कि मेरे एक मित्र जिन्होंने, जो फिल्म क्रिटिक है मशहूर, उन्होंने ये बात कही थी कि क्योंकि शरद दत्त दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और ये मल्टी कैमरा के विशेषज्ञ हैं, वो भी मैंने बहुत की। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जीवनी लिखी है वो मल्टी
हाँ, कैमरा एंगल से definitely, लिखी looks that है way. कि वो डिफरेंट एंगल से जैसे लिखी गई है। और उसमें एक बात थी कि उस किताब को 3 लेवल पे ट्रीट किया गया। अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको याद होगा कि उसमें पहले कुछ प्रारंभिक उसके अध्याय हैं उनमें अनिल कहा गया है उनको, क्योंकि वो एक अनिल इतने नजदीक हाँ। थे। और उसके बाद जब वो संगीतकार बन जाते हैं तो अनिल विश्वास हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो छोड़ के ऑल इंडिया रेडियो में आते हैं, जब उनसे मुलाकात होती तब वो अनिल दा बन जाते हैं। तो एक ही शख्स की 3 पैरेलल उस पे वो किया। यही सहगल साहब की जीवनी में भी था कि एक तो उसको, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस पीढ़ी के लिए आप ये काम कर रहे थे वो उनके काम से और उनके नाम दोनों से नावाकिफ थी, नहीं थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर क्योंकि उन्होंने कुल मिला के 27-28 फिल्मों में काम किया। बंगला की मिला लें तो 30 से ऊपर थी, लेकिन वो फिल्में 7 या 8 अवेलेबल हैं आज प्राप्त हैं। तो उन्होंने वो फिल्में भी नहीं देखी हुई थी। गाने उनके बहुत कुछ ऐसे गाने थे, खासकर जो उनके युगल गीत हैं वो आपको टेप पे या उसमें डिस्क पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट जो थे वो डिफरेंट कंपनीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो साउंड ट्रैक पे तो गाने हैं, तो क्योंकि उनकी फिल्में जब आग लगी थी न्यू थिएटर्स में तो सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उनके सब डेट भी डिस्ट्रॉय हो गए, उनके वो बने ही नहीं वो। शायद जी आप दूरदर्शन में भी रहे तो अपने अनोखेपन से, अपने एक एमिनेंट वर्क की वजह से आप जाने गए, लोगों ने आपको पहचाना। अभी आपने सिनेमा पे लिखना शुरू किया तो एक लेखक के रूप में भी आपने एक मिसाल कायम की, और जिस तरह से एक शोधपूर्ण कार्य को आपने किया है, अभी अपने अनिल विश्वास जी को किया, उसके बाद आपने के.एल. सहगल जी को किया, अभी और किस तरह के कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर आपकी दृष्टि है और जिनको आप अपना एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने अपनी इंटरव्यू से पहले बिगिनिंग में खुद ही कहा था कि फिल्म को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। ये बड़ी एक विडंबना है, आप कह सकते हैं कि जिस देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं और सबसे ज़्यादा फिल्म संगीत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। देखिए, कश्मीर में भी उतना ही लोकप्रिय है, कन्याकुमारी में भी है, गुजरात में भी है, गुवाहाटी में भी है। वहाँ चाहे धुन जो है वो सबको आकर्षित करती है, लेकिन फिल्म संगीत ही एक जमाने में टैबू था। फिल्मी गाने सुन के अगर आप सुन रहे हैं तो आपको माँ बाप मना करते थे कि क्या फिल्मी करोगे, फिल्मी बनोगे। ये उस वक्त ये देखा गया कि हमारी वैसी भी एक हमारे देश में प्रथा है कि हम लोग अपने इतिहास के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बड़ा उदासीन है, हम बॉदर ही नहीं करते। तो लेकिन फिल्म को सीरियसली ये प्रयास जब शुरू किया गया, और अब इस बात की कम से कम खुशी है कि अब इस पे सीरियसली काम हो रहा है। अब ये देखिए कि ओपी नैयर की जब डेथ हुई तो उनके नाम का ही लोगों को नहीं मालूम था। आधे से ज्यादा अखबारों में ओम प्रकाश छपा, जबकि उनका नाम ओमकार प्रसाद था। शमशाद बेगम जो सारा बानो की नानी थी, जब उनका देहांत हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे थी कि शमशाद बेगम द सिंगर इज नो मोर। तो इससे साबित होता है कि कितना सीरियसली फिल्म और कितनी जरूरत है इस तरह की किताबों। दूसरा ये था कि जैसे मेकिंग ऑफ अशोका, लगान, ये सब शोले, और अभी शाहरुख खान की बायोग्राफी है जिसकी 10,000 कॉपीज 2 हफ्ते में बिक गई। तो उसमें यह था कि एक फिल्म जिससे हमारी टॉकीज शुरू हुई, आला मारा, तो आला मारा के 75 वर्ष पिछले साल मनाए गए। और आप ये देखिए कि उस 75 वर्ष एक हीरक जयंती पे कुछ भी नहीं किया गया, कोई विशेष प्रोग्राम नहीं थे, कोई विशेष अंक नहीं निकला, किसी अखबार ने उसको उस दिन कवर ही नहीं किया। और एक न्यूज आइटम अगले हफ्ते छपा कि आला मारा को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया। उसकी वजह यह थी कि उस पर शोध करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त का मटेरियल अवेलेबल नहीं था, आला मारा का प्रिंट अवेलेबल नहीं है, आला मारा के गाने नहीं बने। 1931 में फिल्म बनी, पहली बोलती फिल्म थी, पहले गाना उसी फिल्म का था। लेकिन तो जी ये अगला पड़ाव जो आपके, तो उसमें ये एक चैलेंज के रूप में मैंने एक पूरी किताब, रिसर्च किताब है, मेकिंग ऑफ दास्तान आला मारा, मेकिंग ऑफ आला मारा, तो वो अभी अगले महीने उसका। और आगे आप एक ट्रायोलॉजी की बात कर रहे थे। हाँ, वो संगीत वो तो बड़ी वो लंबी ही बहस है कि जो अच्छा गाना होता है उसके पीछे 3 लोग होते हैं, एक संगीतकार होता है, गीतकार होता है और गायक होता है। तो ये बड़ी लंबी बहस है कि साहब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है। कुछ लोग कहते हैं संगीतकार है, कुछ कहते हैं गीतकार है, कुछ कहते हैं गायक है। तो मजरू सुल्तानपुरी से एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये 2 आदमी होते हैं, सिर्फ गीतकार और कंपोजर, गाने वाले को तो बताना पड़ता है। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर कहता है कि साहब अगर मैं ही नहीं गाना बनाऊंगा तो वो तो गाना फिर ताक पे पड़ा रहेगा, वो लिख के डायरी में वो हो जाएगा।
तो शरद जी, शैलेंद्र जी के ऊपर आप उसी ट्रायोलॉजी में उसी में ये ट्रायोलॉजी प्लान की गई। तो पहला उसमें संगीतकार को लिया गया, दूसरे साइकिल गायक थे और अभिनेता भी थे वो, लेकिन मूलतः वो गायक ही थे क्योंकि उस वक्त तो क्योंकि प्लेबैक नहीं था तो हर एक्टर शरद जी, आपने अपनी पुस्तक के जरिए ऐसे ऐसे पक्षों को, ऐसे आयामों को चित्रित किया और अभिव्यक्त किया जिनके बारे में लोग नावाकिफ थे, और ये आपकी ऊर्जा इस उम्र के इस अवस्था में भी बनी रहे और आप देश को एक से एक नई कृतियां देती रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है, ऐसी हमारी फिल्मी क्षेत्र में। जो बात आप कर रहे हैं, एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोग दिलीप साहब के घर गए, मैं और हमारे तब जो उस वक्त डीजी थे श्री नवीन कुमार, तो दिलीप साहब से बातों में ये बात हो रही थी कि उसी साल पिछले साल उनकी 4 बायोग्राफीज आई और उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। अच्छा। हाँ? किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और मेरी 4 किताबें आ गई। तो इसका वो है कि अगर आपको किसी भी डेप्थ पे काम करना है तो कम से कम आप उस शख्स से तो मिलिए। डेफिनेटली शरद जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आपके साथ, और जैसा कि कहा है पुष्पेंद्र ने, आपकी लेखनी चलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम एविएशन, आज का जो हमारा करियर की बात करेंगे, उसमें एविएशन आज हमारा सब्जेक्ट है, तो आप फोन करना मत भूलिएगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजीव, बैठिए। आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, वेरी गुड। सर, इसे नौकरी पर मत रखिए। क्यों? ये अछूत है, अछूत। प्रफुल्ल, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत भेदभाव करना कानूनन अपराध है और वैसे भी ये इंसानियत के खिलाफ है। मिस्टर संजीव, नौकरी मुबारक हो। थैंक यू सर। भेदभाव का युग बीता, मानवता ने दिल जीता। कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी। और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे। मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है। जस्ट फ्रेंड्स। ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें। जवान हो, नादान नहीं। वेलकम बैक टू इवनिंग लाइव शो। और जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अब वक्त है कि करियर काउंसलिंग की बात की जाए, तो अगर एविएशन से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे कर सकते हैं सवाल। फोन नंबर आपको बता देते हैं। फोन नंबर है 011-2309-7532, यानी कि 011-2309-7532। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारी खास मेहमान है प्रीति श्रीवास्तव जी। प्रीति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रीति जी, आप हमारे कार्यक्रम में हमेशा आती हैं और नए ढंग से हमारे दर्शकों को गाइड करती हैं, उनको मार्गदर्शन करती हैं। आज हमारा जो विषय है एविएशन के क्षेत्र में, यानी जो वायु सेवाएं हैं उसके क्षेत्र में बच्चे कैसे अपने भविष्य को बनाएं। एक तो हमें साधारण रूप से आप ये बताइए कि क्षेत्र कैसा है और किस तरह की इसमें संभावनाएं। मैं एक बहुत ही संक्षेप इसका बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, आज भी पूरी तरह प्राइवेटाइज नहीं हुई है। और 1990 में जो ओपन स्काई पॉलिसी आई थी उसके तहत जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं और जो प्राइवेट कंपनीज है उसको सेक्टर में आने की अनुमति दी थी। इससे पहले जो आज बहुत ही सफल और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया है वो और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी करती थी। एक संस्था है गवर्नमेंट की, एपेक्स बॉडी है सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अंडर, DGCA, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। वो एपेक्स बॉडी सब रूल्स लाइसेंस गवर्न करती है। इसमें मोटे तौर जी ये डेफिनेटली ये तो समझ में आया कि सरकार के अंदर ही है अभी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इस वक्त मतलब इतने ज्यादा एड्स हैं और इतनी सारी जो एयरलाइंस नजर आती हैं, प्राइवेट एयरलाइंस भी कुछ भी, तो वो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं या फिर पायलट बनना चाहते हैं और लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है। आप आज के इस वक्त में क्या कहेंगी कि क्या सचमुच स्काइज ओपन, स्काइज बिल्कुल 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 है। इसमें 4 मोटे मोटे जॉब्स जो आज के बच्चों के हैं। डेफिनेटली एयर होस्टेस और इन फ्लाइट के लिए बहुत ही ग्लैमरस और बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं ये करियर। पायलट्स, कमर्शियल पायलट्स की दोनों जगह, मतलब गवर्नमेंट एयरलाइंस, प्राइवेट और इंटरनेशनल, और ग्राउंड स्टाफ जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हॉस्पिटैलिटी, और सबसे ज्यादा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं
जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिक करी है, तो वो जो सपोर्ट और इंजीनियरिंग सपोर्ट है उसके लिए। प्रीति जी, हमारी चर्चा चलती रहेगी। हमारे कनुप्रिया, हमारे दर्शक हैं बिहार से, सवाल पहले उनसे हम विनीत जी का सवाल लेते हैं। जी, मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे दर्शक। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। अपना प्रश्न कीजिए। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एविएशन में जो पायलट बनते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो मैम उसकी क्या प्रोसेस है, क्या हमको एग्जाम उससे टेकअप करना पड़ता है, कैसे? आप क्या बनना चाहते हैं विनीत? पायलट बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या प्रोसीजर? ये तो 12th के बाद भी कर सकते थे। इसमें 3 स्टेज हैं। एक तो है कि पहले आपको स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ये रिटन एग्जामिनेशन होता है, और जो भी आपके आसपास फ्लाइंग क्लब्स हैं हर शहर में हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद पर्सनल पायलट लाइसेंस लेना होता है, जिसमें मिनिमम 60 आवर्स का फ्लाइंग है, और उसके बाद और मेडिकल टेस्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, वो पास करने के बाद आप कमर्शियल लाइसेंस पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 250 आवर्स का फ्लाइंग लेने के बाद आपको प्रॉपर जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ओके, तो आपने कहा कि पूरा प्रोसीजर जो है आपने उसमें कितने साल लग जाते हैं प्रीति जी? देखिए, ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट का है तो वो 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं उन्होंने समय बिल्कुल आधा कर दिया है। तो ये दोनों जगह है, लेकिन ये कि आप फ्लाइंग कितनी जल्दी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे बात है। छोटे शहरों में आपको फ्लाइट्स मिले, फ्लाइंग क्लब से क्या है, तो ये अपने हाथ में भी है, बट मिनिमम 1 से 2 साल में ये हो जाता है। और रिटन टेस्ट वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, बिकॉज ये लोगों को बहुत है कंफ्यूजन, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एविएशन इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लाइक यू गेट गुड मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कितना महंगा कोर्स होता है अगर ये प्राइवेट किया जाता है तो? देखिए, ये करीब 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक लगते हैं, लेकिन अभी ऐसी स्कीम्स निकाल दी हैं कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए प्राइस भी कम हो रहा है, पर्सनल लोन्स भी अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट एयरलाइंस चाहती हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है और यंग टैलेंट है, मतलब 12th के बाद ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं एयरलाइंस, तो एक्सपेंसिव है, बट ये दिन पे दिन ये कम होता जा रहा है, और सिर्फ ये सोच के डिस्करेज ना हो कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि लोन्स काफी आप बता रहे हैं, काफी लोन्स है, और एयरलाइंस खुद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो एयरलाइंस खुद ऐसे आपको मतलब लॉन्ग टर्म एवेन्यूज दे रही हैं। प्रीति जी, हमारे एक दर्शक और हैं अनिल कोलकाता से, उनकी कॉल्स लेते हैं। जी अनिल। हेलो अनिल जी, बोलिए। हाँ, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर में जो एविएशन पायलट बनने के लिए जो अप्रोच किया जाता है, हाँ, इसमें और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना फर्क होता है खर्च का? निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में और जो सरकारी है उसमें कितना एक्सपेंसेस कितने होते हैं, खर्च में क्या फर्क है? जैसे आपने कहा है प्राइवेट का तो 8 से 10 लाख होता है। हाँ जी। अगर सरकारी में ट्रेनिंग लेते हैं ये, तब कुछ नहीं, वो तो सरकार का अपना क्राइटेरिया है, वो तो नॉमिनल फील है काफी, और उसमें समय ज्यादा लगता है क्योंकि एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन है, और उनमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, मतलब जो पहले बैच है आप करके तभी अप्लाई कर सकते हो, तो काफी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, तो उससे डेफिनेटली हाफ है। प्रीति जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ करियर है एविएशन से, जो आजकल युवतियों में बहुत लोकप्रिय है, एयर होस्टेस। बिल्कुल। तो उसकी क्या प्राथमिक औपचारिकताएं होती हैं, और कौन लड़कियां किस तरह, क्या उसकी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चियों की जो उसमें जाना चाहती हैं? देखिए, ये भी आपके 10+2 के बाद आपका 1 साल और 2 साल और 3 साल, 3 कैटेगरीज हैं इसमें है, और इसमें इतनी ज्यादा 10 से 15 बड़े एकेडमी खुल गए हैं मेजर, जो आपको ट्रेन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँ, ऐसा पूछा कौन लोग आना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट्स, जो साइंस की ग्रेजुएट्स है, बोथ पायलट के लिए भी और एयर होस्टेस के लिए भी बोलूंगी। और सबसे ज्यादा इस प्रोफेशन में है कि लव फॉर फ्लाइंग, मतलब कोई डर बह नहीं, मतलब कई लोग जो एकदम रुई डाल लेते हैं या बहे हो जाते हैं, तो मतलब एक ये पैशन है, मैंने जो बच्चों में देखा है कि हम फ्लाइंग करेंगे। और सबसे ज्यादा कॉमन सेंस, ये किसी किताब में नहीं, कॉमन सेंस आपका एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है वो जरूरी हो जाते हैं जब एज एन एयर होस्टेस, हाइट और देखिए, हाइट गर्ल्स में 5'2" मिनिमम लेते हैं और 5'4" बॉयज में लेते हैं,
और प्लीजिंग मतलब स्माइलिंग फेस होना चाहिए। प्लेजिंग मतलब ये आप लोगों से हर लोग के डील कर रहे हैं तो कोई आपसे बोले तो मुस्कुरा के जवाब दे, तो उसमें कोई लुक्स का कोई मतलब प्लीजिंग पर्सनालिटी। और आपने कहा कि आपने 4 स्तर पे कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में आप एंट्री ले सकते हैं। हमने बात कर ली पायलट्स की, हमने बात की एयर होस्टेस की। ग्राउंड पे आते हैं। हाँ, ग्राउंड में है कि जो लोग होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बच्चों ने करी है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो लोग कोऑर्डिनेशन में हैं, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर किया है या कोई कोऑर्डिनेशन वाला करा है, तो ग्राउंड पे कोऑर्डिनेशन के लिए, टिकटिंग के लिए बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म भी अगर कोर्सेज करे हुए आपने, डिप्लोमा कोर्सेज 6 महीने के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब जैसे इन फ्लाइट टेलीविजन शुरू हो गया है तो वो लोग भी आउटसोर्स कर देते हैं सर्विसेज। तो अगर आपने मीडिया का कोर्स या टेलीविजन का भी करा हुआ है, फिल्म मेकिंग, तो उसके लिए भी आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट एयरलाइंस में वो पर्सनल वीडियो शुरू हो गए हैं। तो वो एक करियर है जो कि अभी ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी तरह से उभर के आएगा। ओह वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। जी हाँ प्रीति जी, इसी के साथ साथ केबिन क्रू और भी बहुत सारा ऐसा स्टाफ होता है जो एविएशन के क्षेत्र से जुड़ा होता है जी। इसमें कहाँ से प्रशिक्षण लिया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपसे जानेंगे और हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे दर्शक हैं अंकुर, उनका प्रश्न लेते हैं उससे पहले। हेलो अंकुर। हेलो अंकुर जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, हाँ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम आपको सुन रहे हैं, अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एएमई के बारे में जानना चाहता हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसका स्कोप क्या है? इसका इतना ऐड आ रहा है, क्या सच है? इसकी हाई फाई सैलरी बताई जा रही है जी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल। देखिए, ये देहरादून में इंस्टीट्यूट है जो कि काफी पॉपुलर है। इसे कहते हैं एरोनेटिकल मैकेनिज्म या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो उन्होंने किया है, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के बारे में है। और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने हैं, वो सब आपको कोर्स दे रहे हैं जो कि मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट। आपको जरूरी नहीं है कि अलग, अगर आप चाहें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेंटेनेंस रिलेटेड कोर्स भी किया है 1 साल का, तो भी आजकल प्राइवेट एयरलाइंस ले रही है। या आप पूरा कोर्स करिए किसी भी आईआईटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से। कोर्स कितना महंगा है? ये वाले कोर्स महंगे नहीं है। जैसे नॉर्मल आईआईटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, बिल्कुल एट पार है, कोई एक्स्ट्रा। अंकुर का जो सवाल था वो ये भी था कि हाई फाई सैलरीज की बात। देखिए, ये तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आ रहे हैं। मेरा सुझाव सबको हमेशा रहता है कि सैलरी लेके ट्रैक नहीं करिए। अगर आप उस कैरियर में जाना चाहते हैं, सीरियस हैं, टिके रहना चाहते हैं, तो पूरा उसको एक प्रॉपर कोर्स करके प्रॉपर इंस्टीट्यूट से आइए। अगर आप में क्षमता है तो हर कैरियर आपको एक बहुत सुनहरा अवसर देता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। जी बताइए। कनुप्रिया, आप कहिए। नहीं पूछिए। पहले डिजर्व करें, बाद में डिजायर करें। बिल्कुल, ये मत सोचिए कि पैसा इसलिए आए हैं। कंसंट्रेट करिए अपनी पढ़ाई पे, अपनी ट्रेनिंग पे। और ग्रोथ का सेक्टर क्या है? हमने कहा ऊंची उड़ान तो भर लेंगे, लेकिन ग्रो करेगा क्या? बहुत ग्रो, क्योंकि मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। अभी जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, आप समझिए उससे डबल एयरपोर्ट्स चाहिए। जितनी फ्लाइट्स हैं उससे दुगनी फ्लाइट्स चाहिए इंडिया को। और ये इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है, 40% पर ईयर के हिसाब से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत ही सुनहरा भविष्य है जो भी एविएशन इंडस्ट्री में जाएगा। तो चलिए, चलते चलते आप कुछ एक चीज कहना चाहेंगी जितने भी लोग एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? मैं वही रिपीट करूंगी कि एविएशन इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लीजिए। ये कोई ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है। पैसा हर करियर में है, लेकिन पहले मेहनत और लगन है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि एक सीरियस इंडस्ट्री लेके आप इसमें आइए। ओके, प्रीति श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर आज हमने बात की है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र, इसी के साथ अब वक्त है कि इजाजत लें, लेकिन अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको आंखें अपने लक्ष्य पर रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल रखनी पड़ेंगी। और हमारे इस कार्यक्रम पे भी आपको अपनी आंखें रखनी पड़ेंगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम नए विषय और नए मेहमानों के साथ कैसे आपके साथ रूबरू होते हैं। आपने हमारा कार्यक्रम देखा, आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नए विषयों के साथ कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।